the law of demand. Now, the law of demand states that other things remaining unchanged, इसके लिए एक वर्ड यूज होता है विच इज कॉल्ड ceteris paribus. ceteris paribus का मतलब है all other things remaining equal or unchanged, then the quantity demanded of a commodity is inversely related to the price of a commodity. अभी तक स्टार्टिंग से लेके इस टाइम तक हम क्या सीखते आए हैं? हम यही सीखते आए हैं कि प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है, which means when the price increases the demand falls and when the price falls the demand increases. तो इसका मतलब सिर्फ अगर हम प्राइस और डिमांड का रिलेशन देखें और बाकी सारे फैक्टर्स को हम अनचेंज कर दें, अनचेंज मतलब बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड को हम निग्लेक्ट कर दें, उनको इक्वल मान ले या उनको ऐसा मान ले कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, तो किसी भी कंज्यूमर की डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट अफेक्टेड होती है उस प्रोडक्ट के प्राइस के साथ. When the price increases, demand falls, and when the price falls, demand increases. This is called the law of demand. So there is an inverse relationship between demand of a product and its price. Other things being constant or remaining unchanged means that all other determinants of demand, all other factors of demand which are other than the price of a commodity remains constant. इसको समझते हैं. मैंने आपको बोला था डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ ओन प्राइस, रिलेटेड प्राइस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम, टेस्ट, एक्सपेक्टेशन, और अगर मार्केट डिमांड है देन साइज ऑफ द मार्केट एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. अब हम ये समझ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ इसकी बात करता है. लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ क्या बात करता है कि किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी कमोडिटी की डिमांड इनवर्स रिलेशन रखती है प्राइस के साथ, बस. और क्या बोलता है? अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट और अनचेंज्ड. तो आप एक ऐसी बात मान के चलो कि अगर मैं एज अ कंज्यूमर किसी सामान को खरीदने जा रहा हूं तो मैं उसके रिलेटेड गुड को नहीं देखूंगा, मैं अपनी इनकम को नहीं देखूंगा, टेस्ट एक्सपेक्टेशन को नहीं सोचूंगा, पॉपुलेशन ऑफ द मार्केट के बारे में नहीं सोच रहा और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं सोच रहा. मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट, उस कमोडिटी के प्राइस पे जब फोकस करता हूं तो प्राइस और डिमांड का आपस में इनवर्स रिलेशनशिप होता है. प्राइस बढ़ता है और जैसे जैसे बढ़ता जाता है मेरी नजर में, मेरा दिमाग मुझे क्या बोलता है कि डिमांड को कम कर दो. सो प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड फॉल्स, प्राइस डिक्रीजेस, डिमांड इंक्रीजेस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट. अदर फैक्टर्स मतलब ये सारे फैक्टर्स मान के चलो सेम रहते हैं, एग्जिस्ट करते तो हैं पर कांस्टेंट होते हैं. ठीक है. सो दिस इज सिंपली द लॉ ऑफ डिमांड. अगर हम लॉ ऑफ डिमांड को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, सो ऑन एक्स एक्सिस वी हैव गुड एक्स यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, एंड प्राइस इज ऑन द वाई एक्सिस विच मीन पी एक्स ऑन द वाई एक्सिस. और मैंने क्या बोला कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी. इसका मतलब जो डिमांड कर्व होगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, और अगर प्राइस डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज करेगी. सो दिस इज हाउ द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स. लॉ ऑफ डिमांड में बस आपने ये बात याद रखनी है कि बाकी सारे फैक्टर्स जो मेरी डिमांड को अफेक्ट करते हैं वो सारे फैक्टर्स को हम कांस्टेंट मानते हैं, अनचेंज्ड मानते हैं. तो एक बार फिर से लास्ट टाइम पढ़ते हैं. लॉ ऑफ डिमांड होल्ड्स ओनली व्हेन अदर थिंग्स रिमेन्स सेम. इट मींस दैट द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डिमांड
other than the price of the commodity are assumed to be constant। assume कर रहे हैं हम कि वो सभी constant है। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होगा। रियल लाइफ में तो एक कंज्यूमर सिर्फ कमोडिटी के प्राइस को देख के नहीं खरीदता, उसके मन में अपनी इनकम का भी एक सोच रहती है, प्राइस रिलेटेड गुड्स का भी वो कंपेयर करता है, उसका टेस्ट, उसका प्रेफरेंस, उसकी एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर इवेंट, ये सभी उसके मन में चलता है, जिससे कमोडिटी की डिमांड अफेक्टेड होती है। पर लॉ ऑफ डिमांड हमें यह समझा रहा है कि सिर्फ प्राइस को अगर आप डिमांड के साथ एसोसिएट करोगे और बाकी सारे फैक्टर्स को आप कांस्टेंट मान लोगे, तो प्राइस और डिमांड में नेगेटिव रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप है। नाउ द लॉ एज्यूम्स दैट कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस रिमेन अनचेंज्ड, द इनकम ऑफ कंज्यूमर डज नॉट चेंज, the price of related goods do not change, and consumers do not expect any significant change in the availability of a commodity in near future। यानी कि कंज्यूमर के जो बाकी के सारे फैक्टर्स थे जो मैंने यहां पर आपको बताए थे, वो सभी फैक्टर्स कंज्यूमर मान के चलता है कि कांस्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है? एंड देन वी हैव दिस डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व। मान लो ऑरेंज हम खरीद रहे हैं और उसका पर केजी प्राइस 10 रुपए है, तो मैं एज अ कंज्यूमर जब सिर्फ ऑरेंजेस खरीदने जाता हूं और प्राइस पर फोकस करता हूं, तो मुझे पता चलता है कि अगर 1 केजी ऑरेंज 10 रुपए का है, तो मैं डिमांड कितनी करूंगा? 1 केजी ऑरेंजेस की। और अगर प्राइस कम हो जाएगा तो मैं डिमांड इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि जब प्राइस कम होता है डिमांड बढ़ती है, और प्राइस कम हो जाएगा तो और डिमांड इंक्रीज कर दूंगा, और जब प्राइस 4 रुपए प्रति किलो आ जाएगा तो मैं 4 किलो ऑरेंजेस खरीदने को भी तैयार हूंगा। तो मैं यहां पर देख रहा हूं कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। व्हेन द प्राइस इज दिस, डिमांड इज दिस, व्हेन प्राइस फॉल्स डिमांड इंक्रीजेस। तो इस प्राइस पर हम इतनी डिमांड करेंगे। सो जैसे जैसे प्राइस घटता जाएगा हमारी डिमांड बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा हमारी डिमांड घटती जाएगी। इसीलिए जो डिमांड कर्व होता है वो इनवर्स शो करता है, या उसकी जो स्लोप होती है वो नेगेटिव स्लोप होती है। क्लियर है?